गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ लॉग एलिमेंट्स, ठीक है ना। आज आप पढ़ने जा रहे हैं जिसके आप 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। जिस पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था लेंथेनाइड संकुचन, ठीक है ना, उसके परिणाम पढ़े थे और इसके अलावा कुछ शॉर्ट आंसर्स पढ़े थे। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में डी ब्लॉक के कुछ प्रमुख यौगिक हैं जिनको बनाने के बारे में पढ़ना है, उनकी विधि पढ़ना है, किस प्रकार से वो बनाए जाते हैं और कैसे उनका निर्माण होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पहला यौगिक है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर 1 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अणुसूत्र होता है K2Cr2O7, अणुभार होता है 294, ठीक है ना। अणुसूत्र है K2Cr2O7 और अणुभार है 294, ठीक है ना। तो इसको बनाने की विधि देखते हैं, क्या लिखा हुआ है बनाने की विधि। तो लिख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण मुख्यतः क्रोमाइट अयस्क से किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण मुख्यतः क्रोमाइट अयस्क से किया जाता है। यह निम्न पदों में पूरा होता है, यह निम्न पदों में पूरा होता है। नंबर वन में देखिए क्या है, क्रोमाइट अयस्क क्रोमाइट अयस्क में वायु के साथ सोडियम कार्बोनेट, क्रोमाइट अयस्क में वायु के साथ सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने पर, यानी क्रोमाइट अयस्क में वायु मिलाना है, हवा और सोडियम कार्बोनेट को मिलाना है, करने पर सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। क्या मिलता है भैया? सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्रोमाइट अयस्क क्या होता है। 4FeCr2O4, ये हमारा क्रोमाइट अयस्क है, क्रोमाइट अयस्क है, ठीक है ना। इसमें क्या मिलाना है? सोडियम कार्बोनेट, तो 8Na2CO3 प्लस 7O, ठीक है ना। क्रोमाइट अयस्क में सोडियम कार्बोनेट मिला दिया और ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं तो 8Na2Cr2O4, ठीक है ना। 8Na2Cr2O4 प्लस 2Fe2O3 प्लस 8CO2 पृथक हो जाता है, ठीक है ना। प्राप्त सोडियम क्रोमेट के विलयन को, यानी जो प्राप्त हुआ है, नंबर 2 पर लिखेंगे प्राप्त सोडियम क्रोमेट के विलयन को
सोडियम क्रोमेट के विलयन को अम्लीय माध्यम में गर्म करने पर, अम्लीय माध्यम में गर्म करने पर, गर्म करके क्रिस्टलीकरण, गर्म करके क्रिस्टलीकरण कराने पर सोडियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल प्राप्त सोडियम क्रोमेट के विलयन को अम्लीय माध्यम में गर्म करके क्रिस्टलीकरण कराने पर सोडियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। 2Na2 एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर Na2Cr2 नहीं होगा, Na2Cr होगा। ये सोडियम क्रोमेट है। क्या है? सोडियम क्रोमेट। सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्राप्त सोडियम क्रोमेट के विलयन को, ये हमारा सोडियम क्रोमेट है ना, जो विलयन के रूप में प्राप्त होता है। तो प्राप्त सोडियम क्रोमेट के विलयन को अम्लीय माध्यम में गर्म करके क्रिस्टलीकरण कराने पर सोडियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। 2Na2CrO4, ये सोडियम क्रोमेट हो गया। 2Na2CrO4 अम्लीय माध्यम लिख सकते हैं H+ और करवाना क्या है? क्रिस्टलीकरण। ठीक है ना? क्रिस्टलीकरण करवाते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है, यानी Na2Cr2O7 प्लस 2Na प्लस और 7 4 H2, ये हमारा प्राप्त हुआ सोडियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है इसका? सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना? ये आपका लिख गया होगा। इसके आगे के मैं साफ कर देता हूं। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है आपका, सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में KCl मिलाने पर, यानी आपने लिखा था कि यह निम्न पदों में पूरा होता है। 2 पद आपके हो चुके हैं। 3 है, सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में KCl मिलाने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। अब सोडियम डाइक्रोमेट क्या था हमारा? Na2Cr2O7 प्लस इसमें 2KCl मिला देते हैं तो बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। गुणधर्म में अम्लीय माध्यम में Ki से क्रिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अम्लीय माध्यम में Ki से क्रिया। अगर हम सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की अम्लीय माध्यम में Ki से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4
प्लस 6 Ki। एरो मार्क, क्रोमिक सल्फेट बनता है Cr2SO4 का होल थ्राइस, Cr2SO4 का होल थ्राइस बनता है। आयोडीन पृथक हो जाती है 3I2 प्लस 4K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनता है। और बैलेंस के लिए 7H2। यानी अम्लीय माध्यम में अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया करवाते हैं तो क्रोमिक सल्फेट आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, अगली हेडिंग है आपकी उपयोग। इसका उपयोग कहां कहां पर होता है? तो नंबर 1 उपयोग में देखिएगा, नंबर 1 आयतनीय विश्लेषण में, नंबर 2 फोटोग्राफी में, नंबर 3 फोटोग्राफी, नंबर 3 क्रोम फिटकरी बनाने। क्रोम फिटकरी बनाने, ठीक है ना। ये था आयतनीय विश्लेषण में इसका प्रयोग होता है, फोटोग्राफी में होता है और क्रोम फिटकरी बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। डी ब्लॉक का दूसरा प्रमुख कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट, या इसे व्यापारिक रूप से लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट या व्यापारिक रूप से इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग पहले जो है, जब हम लोग यानी कुओं से पानी पिया जाता था तो कुओं में कीड़े पड़ जाते थे, जिसे ख़त्म करने के लिए, जिन्हें मारने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा कुएं में डाल दी जाती थी, जिससे बैक्टीरिया मर जाता था। जैसे कि उपयोग में दिया जीवाणुनाशक के रूप में, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं इसको। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा, अणुसूत्र KMnO4 होता है और अणुभार 158 होता है, ठीक है ना। अणुसूत्र KMnO4, अणुभार 158। बनाने की विधि है KMnO4 का औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक मतलब होता है बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करना, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। KMnO4 का औद्योगिक निर्माण पायरोलुसाइड यानी MnO2 सूत्र होता है, इससे किया जाता है, ठीक है ना। KMnO4 का निर्माण मुख्य रूप से पायरोलुसाइड द्वारा किया जाता है। पायरोलुसाइड को KOH के साथ पिघलाते हैं, यानी गर्म करते हैं, ठीक है ना। गर्म करके पिघलाते हैं, तत्पश्चात वायु प्रवाहित करते हैं, यानी जब वो पिघल जाता है, विलयन बन जाता है, तब उसमें हम वायु की धारा प्रवाहित करते हैं। तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। बनता है 2MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2, बन जाएगा 2K2MnO4, यानी पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है, प्लस 2H2O हो जाता है, ठीक है ना। पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया क्लोरीन से कराने पर पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। यानी जो पोटेशियम मैग्नेट यहाँ पर प्राप्त हुआ था, इस पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, क्लोरीन से कराने पर पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। 2K2MnO4 प्लस Cl2 बन जाएगा 2KMnO4 प्लस 2KCl। उपयोग आयतनीय विश्लेषण में, शुष्क सेलों में, और नंबर 3 है जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया आपका पोटेशियम परमैंगनेट। अब हम इसको साफ कर देते हैं और आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक बनता है। आगे आपका एक क्वेश्चन है कि लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाइए।
लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाना है, बताना है कि कितनी होती है कितनी नहीं। तो देखिए आंसर क्या होगा कि लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ठीक है ना, लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना, लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था जो है मुख्य रूप से +3 होती है। कितनी होती है? +3 होती है। परंतु ये +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। मतलब मुख्य रूप से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +3 होती है, परंतु ये +2 व +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन में +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, क्यों? मतलब ऐसा यौगिक जिसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था आ रही हो तत्व की, उसको अगर हम जल में घोलते हैं तो आसानी से नहीं घुलता, अर्थात आसानी से आयनित नहीं होता है। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में देना है। तो क्योंकि इसका आंसर होगा क्योंकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था की आयनन ऊर्जा का मान +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था की आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। आया समझ? कह रहा है क्योंकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था की आयनन ऊर्जा का मान +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था की आयनन ऊर्जा से अधिक होता है, इसलिए जलीय विलयन में +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के टॉपिक्स क्या हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।